Hello, dear students. Today is lecture related to phenol reactions. Already phenol हमने आपको कुछ reactions पढ़ाए हुए हैं और कुछ बनाने की विधियां ऐसे बताए हुए हैं. आज कुछ और reactions की हम लोग चर्चा जो है वो कर रहे हैं. एक important reaction है coupling reaction, है ना, कि कपलिंग रिएक्शन फेनॉल किसके साथ, डाइजोनियम साल्ट के साथ मिलके क्या देता है. ये इंपॉर्टेंट आ सकता है. डाइजोनियम साल्ट आगे चल के एनिलीन के केस में आप देखेंगे. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन, डाइजोनियम साल्ट. एंड व्हेन डाइजोनियम साल्ट रिएक्टेड विद द फेनॉल, तो बहुत ही आसान है. यहाँ से एक H है और HCl यहाँ से निकल जाएगा और ये आपको ये जो पोर्शन है दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज एजो. तो एजो बेंजीन जो है इट इज़ ए डाई. और आगे के कोर्सेज में देखेंगे आपकी तरह तरह की डाइज हैं. डाइज जो कलर डेवलप करती हैं, तो तरह तरह की डाइज, उसमें वन क्लास इज आल्सो इज नोन एज एजो डाइज, है ना. एजो डाइज मीन्स कि ऐसी डाइज स्ट्रक्चरली जिसमें एन डबल बॉन्ड एन है, क्योंकि एन डबल बॉन्ड एन को हम लोग एजो कहते हैं, इसलिए इस तरह की डाइज को एजो डाइज कहते हैं. फेनॉल इस रिएक्शन को देता है ना, और एनिलीन भी देता है. ऐसा डाइजोनियम साल्ट के साथ जो रिएक्शन देगा कपलिंग का, वो ऐसा आपके पास रिएक्टेंट होना चाहिए जिसमें बेंजीन के ऊपर स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप हो. अगर कोई पूछे कि ये रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन देगा डाइजोनियम साल्ट के साथ कपलिंग रिएक्शन, तो नहीं देगा. एनिलीन देगा, हाँ देगा. सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन देगा, हाँ देगा. तो इसी तरह से कौन देगा कौन नहीं देगा, इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हियर. दिस इज डाई. डाई व्हाट, डाई इम्पार्ट्स कलर. दिस इज एजो डाई. द क्लास इज एजो डाई. So this is very important reaction for your exam. तो इसको आप, बड़ा आसान है, आपको याद भी करना आसान है. दूसरा एक इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं, फेनोल्फथलीन. फेनोल्फथलीन इंडिकेटर टाइट्रेशन में आप लोग यूज करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन में HCl के इस तरह के. तो और भी उसके यूजेज हैं. तो जो फेनोल्फथलीन है दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ फेनॉल. कि फेनॉल से कैसे फेनोल्फथलीन बनाएंगे, दिस इज इम्पॉर्टेंट. कैसे हम फेनॉल से फेनोल्फथलीन बनाएंगे. एंड इट इज़ वेरी इजी कि जब आप फेनॉल को किसके साथ ट्रीट करते हैं, थाइलिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं. व्हेन थाइलिक एनहाइड्राइड इज दिस, आप जानते हैं कि दिस इज थैलिक एसिड. अगर यहाँ COH है, यहाँ COH है, तो सैलिक एसिड है. और अगर उसे एक वाटर मॉलिक्यूल हम निकाल दें, तो दिस इज नोन एज व्हाट, थैलिक एनहाइड्राइड, है ना. थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड. व्हेन थैलिक एनहाइड्राइड is treated with 2 molecule of phenol, or in presence of concentrate H2SO4, this is dehydrating agent, and minus H2O will be here, and you get phenolphthalein. फेनोल्फथलीन. तो फेनोल्फथलीन आपको मिल जाएगा. कैसे हम लोग याद करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप याद कर पाएंगे इसको, क्योंकि आपको देखने में स्ट्रक्चर फेनोल्फथलीन का बहुत बड़ा सा लगेगा. तो कैसे हम लोग याद करें, वो भी एक ट्रिक है. और ऑर्गेनिक रिएक्शंस को थोड़ा याद करने में समझ के थोड़ी आसानी है इन कंपेरिजन टू द इनऑर्गेनिक, मेरा जो मानना है. ये आपकी थैलिक एनहाइड्राइड है.
दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। इसमें आप 2 मॉलिक्यूल फेनॉल आपने लिया है, तो ऐसा लिखिए कि दिस OH और दूसरा मॉलिक्यूल ये है आपका दिस OH। नो डाउट यहाँ क्या है, H है, यहाँ क्या है, H है। और जो ही आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ आपने गर्म कर दिया है, H2SO4 के साथ गर्म कर दिया है, देन व्हाट यू गेट, यू गेट एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया है, और आप आसानी से इस मॉलिक्यूल को बना सकते हैं। कैसे, आप देखिए, बहुत ही आसान है। ये तो ऐसे एज इट इज है, कहाँ कहाँ चेंज हुआ है ये आप देखिए। नीचे के पोर्शन में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, राइट, कोई चेंज नहीं हुआ है। ऊपर के पोर्शन में आप देख रहे हैं कि ठीक है, यहाँ से और यहाँ से जुड़ गया है, तो ठीक है, हम लोग यहाँ से इसको जोड़ सकते हैं। ये OH है, और इसी तरह से यहाँ 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 और यहाँ पर भी OH है। नाउ दिस इज फेनोल्फ्थालीन, है ना, तो हम लोग इसको फेनोल्फ्थालीन को pH इंडिकेटर से शो कर रहे हैं, फेनोल्फ्थालीन। फेनोल्फ्थालीन, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसको याद करना बड़ा आसान है और एग्जाम में आ सकता है। तीसरा रिएक्शन रीमर टीमैन रिएक्शन है ना, वो भी आपके कन्वर्जन में भी काम देगा, और ऐसे भी कि रीमर टीमैन रिएक्शन क्या है। ये है आपका रीमर और टीमैन रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन, दिस आल्सो इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या है कि फेनॉल, when phenol is treated with chloroform, this chloroform and a base, a strong base NaOH, and what you get आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, याद रखना बड़ा आसान है कि ये चूँकि OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही वो है, एक तरह से एग्जाम्पल आप देखेंगे कैसे इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करता है। तो ये CHO, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड नाम, और इसको हम लोग सैलिसिलडिहाइड कहते हैं, और दूसरा जो है वो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो what is the name? Because of the priority of CHO is more than OH, then relative to this position this is para, तो क्या हो जाएगा ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, दिस पैरा, और इसका क्या नाम है, सैलिसिलडिहाइड, सैलिसिलडिहाइड। और इसको हम लोग ऐसे देखें तो दिस इज द ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक्चुअली अगर आप मैकेनिज्म पूरा तो मैं अभी यहाँ नहीं दे रहा हूँ, जब नेम रिएक्शंस की सीरीज़ तो मैं दूंगा। इसमें एक्चुअली है क्या कि जो CH3 है, दिस H इज़ हाईली एसिडिक, क्योंकि अगर आप देखें तो इस C के साथ जो H लगा है आपका, इसके साथ 3 Cl जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग, एक तरह से कह सकते हैं कि
ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी पोलर, है ना। ये H+ का निकलना बहुत ही आसान है यहाँ से। और NaOH में जो OH है, बेस है, बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो बेस क्या करेगा, एक प्रोटॉन को यहाँ से ले लेगा। प्रोटॉन का लेने का मतलब कि H गया है, प्रोटॉन H+ को कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़े गया है, तो ये आपको क्या दे रहा है, Cl3, और H चला गया है तो ये निगेटिव, बट दिस इज नॉट स्टेबल। तो आप देखेंगे कि इससे भी एक Cl- चला जाएगा और आपको देगा CCl2। नाउ दिस CCl2 इज डाइक्लोरोकार्बीन, क्योंकि CH2 क्या होता है, कार्बीन है, तो दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन। नाउ दिस डाइक्लोरोकार्बीन इज एन इलेक्ट्रोफाइल, है ना। बहुत बार हमने पहले के लेक्चर्स में कभी चर्चा भी की है, ऑब्जेक्टिव में भी, कि डाइक्लोरो जो कार्बीन है, डाइक्लोरोकार्बीन नाम क्यों, क्योंकि CH2 इज नोन एज कार्बीन, और चूंकि यहाँ 2 Cl लगे हैं तो दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन। दिस डाइक्लोरोकार्बीन इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस कार्बन हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 Cl ने साझा कर लिया एक इलेक्ट्रॉन का, तो 2 वो और 4 दोनों मिलकर कितने हो गए हैं, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रो, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ से कुछ हट रहा है, कुछ लग रहा है। और इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस बेंजीन न्यूक्लियस पे, CCl2, डाइक्लोरोकार्बीन। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, रीमर-टीमैन रिएक्शन, और इससे हम लोग आगे बहुत सारे प्रोडक्ट, एस्प्रीन या इसका एसिड बना के कुछ आगे भी कर सकते हैं। इसी रिएक्शन में जब हम CCl4 कर देंगे, और तब आप देखेंगे कि आपको प्रोडक्ट में CHO ना हो के बल्कि आपका COH आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, some other rearrangements also, फिनॉल के साथ कुछ रीअरेंजमेंट भी हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट और क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये 2 फेमस रीअरेंजमेंट यहाँ पे आपके पास हैं। तो हम लोग रीअरेंजमेंट की चर्चा जब अलग से करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि उसी समय रीअरेंजमेंट्स की चर्चा हम लोग कर लेंगे। अब फिनॉल से कुछ चीज़ों का जैसे कन्वर्जन वगैरह करना है, एग्जाम में अगर आता है कि आपको क्वेश्चन आ गया है कि फिनॉल से छोटे छोटे कन्वर्जन, आपको क्वेश्चन है कि फिनॉल से आप नाइट्रोबेंजीन बनाइए, यही आपके पास क्वेश्चन है कि नाइट्रोबेंजीन बनाइए। तो कैसे बनाए भाई, है ना, हमारे पास क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखिए, फिनॉल से सब बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कभी ज़रूरत पड़ने पे कैसे हम लौटेंगे फिनॉल से बेंजीन की तरफ। तो ये रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया भी है किसी लेक्चर में कि फिनॉल है, और इस फिनॉल में अगर आप जिंक डाल दें, जिंक डस्ट, और गर्म कर दें, बॉयल कर दें, तो जेडेनो निकल जाएगा एंड यू गेट व्हाट, बेंजीन। तो पहले स्टेप में आपको बेंजीन मिल गया है। दूसरे स्टेप में आप क्या करिए कि बेंजीन में नाइट्रेशन कर दीजिए। आपको पता ही है कि नाइट्रेशन में जो रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं, जो बेस्ट प्रोडक्ट देता है, वो कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट
H2SO4 ये नाइट्रेटिंग रिएजेंट है, इससे आपको नाइट्रो ग्रुप जनरेट होता है एज इलेक्ट्रोफाइल। हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, तो आपको NO2 मिल जाएगा। फेनॉल से जैसे मान लीजिए कि आपको एक दूसरे क्वेश्चन में कि फेनॉल से आपको TNT बनाना है, सपोज कि आपको फेनॉल से TNT बनाना, दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि फेनॉल से कैसे हम TNT बनाएंगे, है ना। फेनॉल से TNT, ये हमारा क्वेश्चन है कि हाउ यू गेट फेनॉल फेनॉल से आपको बनाना है TNT। आपको स्ट्रक्चर भी दे सकता है और नाम भी साल्ट वाला जो बड़ी फेमस है दे सकता है। TNT एक्सप्लोसिव है, आपको पता है कि TNT जो है वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन है। और बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा है तो हम लोग अल्काइल बेंजीन बोलते हैं, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन। लेकिन अगर CH3 है तो स्पेशल नेम है, उसको हम लोग टॉल्यूइन बोलते हैं। तो आपको बनाना है एक्चुअली फेनॉल से TNT का मतलब कि आपका ये ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, दिस इज टॉल्यूइन, और आपको बनाना है ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन में आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये आपका NO2 और ये आपका NO, तो आपको बनाना है दिस कॉल्ड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन। तो ठीक है, हम लोग पहले टॉल्यूइन बनाएंगे। हमारे पास फिर वही मेथड है कि हम अपने कन्वर्जन में जो BSc में इंटरमीडिएट में कन्वर्जन्स आते हैं कि भाई हमको जब भी इस तरह कोई चीज़ हो तो फेनॉल से इमीडिएट हम बेंजीन बना लें, और वो बहुत ही आसान है, जिंक डस्ट, और इसको आप गर्म कर दीजिए, देन व्हाट यू गेट बेंजीन। ये आपको देगा बेंजीन। और बेंजीन से आप टॉल्यूइन बनाना है तो बेंजीन में आप क्या करिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करिए। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज कि इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करा दीजिए। CH3 ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, Cl प्लस AlCl3, और गर्म कर दीजिए, AlCl4 निकल जाएगा और इसके साथ आके टॉल्यूइन लग जाएगी, ये CH3 लग गई। और फिर क्या करिए, तो फिर तो बहुत आसान है, फिर उसके बाद आप टॉल्यूइन से इसका नाइट्रेशन करा दीजिए। चूँकि ये डोनेटिंग ग्रुप है तो नो डाउट रिएक्टिविटी नाइट्रो ग्रुप लगने से घटती जाएगी, लेकिन फाइनली यू गेट, कन्वर्जन के लिए आप लिख सकते हैं कंसंट्रेट HNO3 plus concentrate H2SO4 and this, then what you get CH3 NO2 or NO2. This is TNT. ये इस तरह के छोटे छोटे जो कन्वर्जन्स हैं, ये सब में आप जहाँ चाहें, आपको फेनॉल से क्लोरोबेंजीन, हरदम आप बेंजीन की तरफ पहले आइए, बेंजीन आ जाएंगे और उसके बाद आपको फिर जो है आपको चीज़ मिलने लग जाएगी। तो अपने मन से भी कभी कभी प्रोडक्ट को लिख के और फिर सोचा करिए कि
अब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, है ना। जैसे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई बेंजीन से हमको TNT बनाना है, बेंजीन है और बेंजीन से हम चाहते हैं कि TNT बनाएं, नॉट TNT, TNB। मान लीजिए हमको बनाना है ट्राई नाइट्रोबेंजीन, NO2 और NO2। आप जानते हैं कि नाइट्रो ग्रुप जो है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 1 3 and 5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, दिस कॉल्ड TNB, सॉरी ट्राई नाइट्रोबेंजीन इज राइट, TNB। बहुत बार जो लोग केवल नाइट्रेशन ही पढ़े हैं और रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जिनको ज्ञान नहीं है, वो लोग यहाँ डायरेक्ट नाइट्रेशन चाहेंगे कि नाइट्रेशन में HNO3 H2SO4 डाल के गर्म यहाँ नीचे कर देंगे, सोचेंगे बन जाएंगे, बट नॉट, ये नहीं बनेगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक ऐसे ग्रुप को लाना है कि जो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जिसके चलते आर्थो पैरा सब भर जाएं एक चीज़, और उस ग्रुप को हम हटा ले जाएं। तो इसके आंसर में हम लोग कि डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कर सकते, तब क्या करेंगे हम लोग कि ठीक है, हम लोग बेंजीन से फेनॉल पहले बना लेते हैं। बेंजीन है और हम लोग पहले क्लोरोबेंजीन बना ले रहे हैं, Cl2 और AlCl3, और इसको जब तक ये न पूछे कि यील्ड वूल्ड कितनी होगी तब तक हम कन्वर्जन में कोई भी रूट जो लॉजिकली सही है वो लगा सकते हैं। तो ये हमारा Cl हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, फिर इसको हम लोग NaOH कर दिए हैं, गर्म कर दिए हैं, तो ये आपको फेनॉल बन गया है। ठीक है, दिस इज फेनॉल। अब जब फेनॉल बन गया आपके पास, तो आपको तो पता है, ज्ञान है कि फेनॉल इज ए, दिस OH ग्रुप इज ए हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तब क्या होगा, तो बहुत ही आसान है, आप फेनॉल का नाइट्रेशन करा दीजिए, फेनॉल का नाइट्रेशन करा दीजिए। वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप डोनेटिंग होने के कारण नाइट्रेशन इज वेरी इजी हियर। कांक HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 डालते ही, गर्म करते ही आपको आसानी के साथ आपको ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा जो पूछा भी जाता है। इसका नाम है पिक्रिक एसिड। दिस कॉल्ड पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड से हम TNB आसानी से बना सकते हैं। कैसे कि